सावरकर को लेकर वाशी में राहुल गांधी द्वारा दिए गए हालिया बयान को लेकर फिर एक बार विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस बीच गुरुवार को अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने फिर एक बार सावरकर की माफी को लेकर टिप्पणी की है। यह एक कागज दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को सावरकर द्वारा लिखी गई चिट्ठी है जिसमें उनके हस्ताक्षर है। राहुल ने पत्र में लिखी गई बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि सावरकर इस पत्र में कहते हैं कि मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल वर्षों तक जेल में रहे लेकिन किसी ने कोई चिट्ठी साइन नहीं की। उन्होंने कहा, देश के सामने आज दो सोच हैं, एक गांधी और दूसरा सावरकर की। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो किसान हैं और महाराष्ट्र के जो युवा हैं, मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि मैं अब 13 दिन 14 दिन आपकी सड़कों पे चला हूँ। मैं 13-14 दिन आपकी सड़कों पे चला हूँ और दो दिन में 3 दिन में हमारा यहाँ से ट्रांजिशन हो जाएगा, हम मध्य प्रदेश जाएंगे। और आपने सब ने मुझे बहुत बड़ा तोहफा गिफ्ट दिया है। आपने मुझे इन सड़कों पे सिखाया है शिवाजी महाराज के बारे में, ज्योतिबाई फूले जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में आपने सिखाया है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि महाराष्ट्र के सड़कों पर चलने से पहले और 14-15 दिन बाद जो मेरी राजनीतिक समझ थी महाराष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में, वो आपने बदल दी है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस सफर को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तो मैं दिल से महाराष्ट्र की जनता को और लास्ट में जो पुलिस ने हमारी मदद की है, जो चले हैं हमारे साथ, उनको भी काफी धक्के लगे हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि सावरकर एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में कारावास में सजा काटी है। कांग्रेस की वजह से आज सावरकर उपहास के लिए जेल का सामना कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता राहुल गांधी की बेशर्मी का जवाब देगी। माझा सवाल आहे, ज्या प्रकारे अंदमानच्या कालकोठरीमध्ये दुहेरी काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत असताना 11 वर्ष जे अनन्वित अत्याचार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्या ठिकाणी सहन केले, एक नेता मला दाखवा। अशा प्रकारचे अत्याचार सहन करणारा एक नेता मला दाखवा। आणि त्यातही अशा प्रकारचे अत्याचार सहन करत असतानाही त्यांच्या मनामध्ये सातत्याने स्वातंत्र्य लक्ष्मीचीच पूजा होती आणि त्यांनी स्वातंत्र्य लक्ष्मीचंच गीत गायलं आणि तेच गीत त्या ठिकाणी लिहिलं आणि तो मुकाबला करत असताना स्वतः तर केलाच, पण स्वातंत्र्यवीर सावरकर जर त्या अंदमानच्या कारागृहात गेले नसते तर शेकडो कैद्यांनी आत्महत्या केली असती। शेकडो लोक, कदाचित अनेक लोक त्यापूर्वी वेडे झाले त्या कालकोठरीमध्ये, ते वेडे झाले असते, पण त्या सगळ्यांना त्या कालकोठरीमध्येही बंड करण्याचं धीर आणि हिम्मत ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिली। आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जे काही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल बोलतात, कोणीतरी लिहून देतो, त्या राहुल गांधींना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा स माहित नाही। लिहिलेलं वाचत 3-4 साल वो रहे। अरे या वेड्यांना एवढंही माहित नाही किती वर्ष ते होते, कसे ते होते। त्यामुळे मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं यांना उत्तर दिलंच पाहिजे आणि योग्य प्रकारे उत्तर दिलं पाहिजे आणि ते उत्तर आपण देऊ, हा विश्वास मी तुम्हाला देतो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल विदर्भ में है। गुरुवार को भारत जोड़ो पदयात्रा अकोला जिले के पातुर से बालापुर पहुंची। इस यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय जनता भी शामिल होकर राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली है। फिलहाल ये पदयात्रा विदर्भ में है। गुरुवार को राहुल गांधी ने अकोला जिला के पातूर से बालापुर तक पदयात्रा की।
इस दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने शामिल होकर राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान राहुल गांधी का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा का भी पुख्ता बंदोबस्त रहा। वरिष्ठ अधिकारी समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात रहे। झालेला आहे। त्याचबरोबर राष्ट्रीय नेते राहुलजी गांधी यांच्यासोबत राहुल गांधी चालतो संवाद मित्र आहे का? पातूर येथून पहाटे 6 राहुल गांधी यांनी भारत जोडो पदयात्रेला सुरुवात केली। या पदयात्रेच्या दरम्यान चालता हाँ तो ठीक है भाई, मतलब आपस बात कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर तो ठीक है, दोनों ठीक है। चलो 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 रेडी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस विरोधकों पर जोरदार निशाना साधा है। शेगांव में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे प्रतिसाद से विरोधक घबरा गए हैं। ये पदयात्रा केवल राहुल गांधी की नहीं बल्कि देश के करोड़ों जनता की यात्रा है। इस दौरान उन्होंने बातों ही बातों में देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी टिप्पणी की। अमित शाह का नाम लिए बिना ही नाना पटोले ने कहा कि दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पर कुछ भी बात कहना गलत है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। मूळ प्रश्न असा आहे की विरोधकांचे धाबे दणाणलेले आहे, त्यांच्या पायाखालची जमीन खचकली आहे। कारण की राहुलजींची कन्याकुमारी ते काश्मीरची पदयात्रा सुरू झालेली आहे आणि आता ती मध्य भारतात आलेली आहे आणि जो जनसमुदाय पाहतो आपण, आता राहुलजींची ही पदयात्रा फक्त राहुलजीचीच नाही तर या देशाच्या जनतेची यात्रा झालेली आहे। केंद्रातल्या सरकारने ज्या पद्धतीने गेल्या 8-9 वर्षामध्ये या देशाला ज्या पद्धतीने बर्बाद केलं, सर्वसामान्यांचे अधिकारापासून त्याला दूर केलं आणि त्याच्यामुळे मग शेतकरी असेल, तरुण असेल, गरीब असेल, बेरोजगार असेल, छोटा व्यापारी असेल, हा मोठ्या संख्येनं राहुलजी बरोबर आता सहभागी होत आहे आणि हे सहभागी होत असल्यामुळे महाराष्ट्रातले काही नेते दिल्लीमध्ये बसलेल्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावर या पद्धतीचं हे करतात आहेत। त्यामुळे अशा लोकांकडे, कारण की आखरी लोकशाहीमध्ये आणि देशातली जनता ही सगळ्यात शक्तिशाली असते आणि जनता ज्या विचाराने त्यांच्या पाठीशी असते तोच खऱ्या अर्थानं लोकशाहीमध्ये मजबूत असतो आणि त्याच्यामुळे आज जे काही चित्र आपण पाहतोय, आज राहुल गांधींच्या मागे सोबत मोठ्या प्रमाणाची जनता उभी झालेली आहे आणि त्या भीतीपोटी या पद्धतीचं वक्तव्य न स्वाभाविक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर भीड़ में मामूली रूप से घायल हो गई। यात्रा के दौरान
राहुल गांधी के साथ चलते हुए पीछे से टक्कर लगने से यशोमती ठाकुर गिर गई। हालांकि साथ में चलने वाले लोगों ने उन्हें संभाला, जिससे ज्यादा चोट नहीं आई। यशोमती ठाकुर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। नाही काही जखमी वगैरे नाही, थोडीशी धक्काबुक्की झाली। राहुलजी खूप फास्ट चालतात आणि त्यांच्या मागे मग चालणं कधी कधी मुश्किल होऊन जातं आणि लोक धक्काबुक्की करतात, तर तो उत्साह असतो आणि त्या उत्साहामध्ये पण आता हा माझा बघा हरियाणाचा तो आमचा सहकारी आहे, तरी बिलकुल माझा हात पकडला आणि मला भरपूर 1-1.5 किलोमीटर चालवलं आणि मग मी व्यवस्थित चालले। थोडंसं खर्चटलंय, जास्त नाही, त्याला काय खूप उत्साह आहे, म्हणजे इतकी पॉझिटिव्हिटी आहे, इतकी ऊर्जा सगळ्यांमध्ये आहे आणि छानच आहे, जे होत आहे ते छानच होतं। विदर्भ के कश्मीर के नाम से मशहूर अमरावती के चिकलदरा में जल्द ही पर्यटकों के लिए स्काई वॉक की सुविधा उपलब्ध होगी। स्काई वॉक के निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को अब दूर कर दिया गया है और स्काई वॉक को स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ से अनुमति मिल गई है। चिकलधरा में बनने वाले स्काई वॉक का अब 72% काम पूरा हो चुका है। दुनिया में स्विट्जरलैंड और चीन में इस तरह का स्काई वॉक है। स्विट्जरलैंड का स्काई वॉक 397 मीटर है, जबकि चीन का स्काई वॉक 360 मीटर है। इसलिए चिकलधरा में बनने वाला ये स्काई वॉक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्काई वॉक है, जबकि देश का पहला स्काई वॉक होगा। हालांकि इस स्काई वॉक के निर्माण में कुछ अड़चन आ रही थी, जिसे लेकर अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय में सिडको के अधिकारियों और विधायक बच्चू कडू और विधायक राजकुमार पटेल के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में स्काई वॉक के निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को अब दूर कर दिया गया है। स्काई वॉक को स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ से अनुमति भी मिल गई है। विदर्भाचंच नाही तर या आजूबाजूच्या राज्याचं खरं नंदवन करणारा आहे, अनेक पर्यटकाला खेचून आणणारा असा मोठा स्कायवॉकचा प्रकल्प कित्येक वर्षापासून थोडा पेंडिंग होता। आमचे अचलपूरचेच कार्यकारी अभियंता आहेत, त्यांनी चांगला पाठपुरावा केला। आजही कलेक्टर मॅडमकडे बैठक होती आणि आता त्याला फॉरेस्टची आणि वाईल्ड लाईफची दोन्हीची परवानगी आपल्याला भेटली आहे। केंद्राला फक्त आता नॉमिनल म्हणजे औपचारिकता आपण फक्त पाठवणार, ते परवानगी देणार आणि परवानगी भेटल्याबरोबर आपला स्कायवॉक हा मला वाटतं आशिया खंडातला पहिला असेल असा मोठा हा प्रकल्प निश्चितच या विदर्भाच्या एका पर्यटकाचं एक वेगळ्या प्रकारचं चित्र निर्माण करणार आहे। त्याच्यानं मला मीडियाला विनंती करायची आहे का तिथल्या सगळ्या गोष्टी, तिथल्या हालचाली ज्या पद्धतीनं जे इतर राज्याच्यामध्ये नाही, आता आपण इथं पाहतो काय इकडे चंद्रपूरचा आपला व्याघ्र प्रकल्प असेल, चिखलदराचा असेल, नरनाळ्याचा असेल, चांगल्या प्रकारचा याला एक जे पर्यटकाला जे पाहिजे आहे ते सगळं या विदर्भाच्या भूमीमध्ये चिखलदऱ्यामध्ये ते भेटणार आहे आणि नंदनवन होणार अशा प्रकारची मला वाटतं एकंदरीत स्थिती आहे। म्हणून स्कायवॉकवर आता जर 15-20 दिवसात त्याची परवानगी भेटल्याबरोबर 2 ते 3 महिने लागेल, आपण असं समजू 1 महिन्यातच ते होईल। 72% काम पूर्ण झालं तर एक नवीन आयाम या शहराला या जिल्ह्याला भेटल्याशिवाय होणार नाही। विदर्भाचं नाव जितकं उंचावर चिखलदरा आहे तेवढा त्या उंचावर नेण्याचं काम पर्यटन क्षेत्रामध्ये निश्चितच होईल असं मला वाटतं। स्कायवॉक बाबतीत आम्हाला आता स्टेट बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफची परमिशन मिळालेली आहे आणि आम्ही त्याच्या सर्व कंडिशन फुलफिल करून प्रपोजल आम्ही CCF मॅडमकडे आणून सादर केलेलं आहे। इथून CCF मॅडमकडनं ते प्रपोजल मंत्रालयात जाईल आणि तिथून मग आम्हाला नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफची परमिशन मिळाल्याबरोबर आम्ही 15 दिवसात काम चालू करू। आणि केव्हा परमिशन मिळाल्याबरोबर सर आम्ही 1 महिन्यात कंप्लीट करू। म्हणजे काम किती झालंय? काम 72% झालेलं आहे आणि उर्वरित आता फक्त केबल खेचायचं काम राहिलेलं आहे आणि त्याच्यावर डेस्क स्लॅब राहिलेला आहे। अमरावती में बनने वाला बेलोरा एयरपोर्ट का काम अभी भी अधूरा है। पिछले 4 साल से बेलोरा एयरपोर्ट केवल पेपर प्लेन बना हुआ है। फरवरी 2022 में बेलोरा एयरपोर्ट को लेकर मुंबई में सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बैठक हुई। तब से अभी तक इस एयरपोर्ट का काम की रफ्तार नहीं बढ़ी है। अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट के लिए अभी और कितने दिन इंतजार करने होंगे ये पता पाना थोड़ा मुश्किल है। टर्मिनल के लिए 45 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया शुरू है, लेकिन कमीशनिंग ऑर्डर जारी करने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। इसके बाद भी काम शुरू हुआ तो ही एयरपोर्ट का रनवे तैयार हो जाएगा। हालांकि टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC का काम पूरा होने में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार की ओर से फंड आता रहे और कोई तकनीकी दिक्कत न हो तो 1.5 साल बाद ही बेलोरा एयरपोर्ट से उड़ान संभव हो पाएगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दिसंबर 2011 में बेलोरा एयरपोर्ट के विस्तार और यहाँ से यात्री उड़ानें शुरू करने की घोषणा की थी। उसके बाद केंद्र से कोई फंड नहीं आया, नतीजतन जमीन अधिग्रहण का काम रुक गया।
एयरपोर्ट की स्थिति जस की तस बनी रही। उसके बाद जब राज्य में भाजपा सत्ता में थी तब रनवे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अप्रैल 2017 तक पूरा किया गया था, जिसके बाद 26 जून 2017 को तत्कालीन पालक मंत्री प्रवीण पोट्टे ने ऐलान किया था कि दिसंबर 2018 में बेलोरा से विमान उड़ान भरेगा। वैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 11 जुलाई 2019 को रनवे के विस्तार की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद 2 मार्च 2021 को महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा धन की स्वीकृति के साथ ही हवाई अड्डे का कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा और उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और एयरपोर्ट का विस्तार ठप रहा। अमरावती जिले के धारिणी तहसील में बहने वाली सिपना, तापी और गड़गा नदी में बालू तस्कर सक्रिय हो गए हैं, लेकिन राजस्व विभाग अभी भी इसकी अनदेखी कर रहा है। धारिणी तहसील में बहने वाली सिपना, तापी और गड़गा नदी में रेत तस्कर सक्रिय हो गए हैं। गड़गा नदी टोली, तंबोली, मांडू गांव से होकर बहती है। रात में इस नदी से अवैध रूप से बालू ले जाते हुए लगभग 20 से 25 ट्रैक्टरों की तस्वीर सामने आई है, लेकिन प्रशासन इस ओर आंख मूंदे हुए है। अमरावती शहर के इतवारा बाजार परिसर से महानगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर वहां से अतिक्रमण हटाया। अमरावती शहर के मुख्य बाजार इतवारा बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक जाम अमरावती के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सड़क वलगांव परतवाड़ा चांदूर बाजार की ओर आगे जाने के कारण इस सड़क पर काफी ट्रैफिक रहता है। साथ ही इस क्षेत्र में काफी अतिक्रमण किया गया है। चित्रा चौक, इतवारा, टांगा पड़ाव और सीधे चांदनी चौक तक सब्जी और अन्य कारों के कारण सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक रहता है। महानगर पालिका को भी इस क्षेत्र से कई शिकायतें मिली थी, जिसके चलते गुरुवार को सुबह इस जगह से अतिक्रमण हटा दिया गया। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के खोड़गांव के एक छोटे से किसान परिवार के 5 वर्षीय प्रथमेश तायड़े पिछले 2.5 साल से कावासाकी बीमारी से ग्रसित है। इस गंभीर बीमारी का वो महाराष्ट्र के अकोला का एकमात्र मरीज है। इस बीमारी का अमरावती में इलाज संभव नहीं है, इसके लिए बच्चे को चंडीगढ़ लेकर जाना होता है। इस गंभीर बीमारी से लड़ रहे मासूम बच्चे के बारे में जानकारी मिलने पर राज्य के मुख्यमंत्री ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कावासाकी रोग, जिसे म्यूकोसिटियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे शरीर में रक्तवाहिकाओं में सूजन आ जाती है। ये एक ऐसा रोग है जिससे हृदय, फेफड़े, गुर्दे और आंत प्रभावित होते हैं। इनमें सूजन भी आ जाती है। यह बीमारी हमेशा बच्चों को ही होती है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। इस बीमारी का अगर जल्द पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। वैसे सभी जगह इसका इलाज नहीं होने से मरीजों को बार बार दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है। दरियापुर तहसील के खोड़गांव में एक छोटे से किसान परिवार के 5 वर्षीय प्रथमेश तायदे को इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बार बार चंडीगढ़ ले जाना पड़ता है, लेकिन हर बार उसे लेकर आना जाना उसके परिवार वालों के लिए संभव नहीं हो रहा, जिस कारण परिवार कर्ज में आ गया है। आर्थिक स्थिति से परेशान होकर तायडे परिवार ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आया, जिसके बाद शिंदे गुट के अमरावती जिला प्रमुख गोपाल पाटिल अरबट को इस बारे में जानकारी मिली। उक्त गंभीर मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित परिवार से मिले और उक्त समस्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताई, जिसके बाद इस बारे में मुख्यमंत्री को भी बताया गया और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत मदद करने और बच्चे को इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाने का वादा किया है। उन्होंने बच्चे के इलाज के लिए हर संभव सहयोग करने की बात कही है। अमरावती शहर में कृषि केंद्र के मालिक ने अपने पुराने घर को कीटनाशक का गोडाउन बना दिया है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन गोदामों को हटाने के लिए प्रशासन को कई निवेदन भी दिए गए, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके विरोध में युवक ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव कर युवक को बचा लिया। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर में नितिन चोपकर के घर के बाजू में नरेंद्र कंसे नामक शख्स का घर है, लेकिन जब घर पुराना होता गया तो वे दूसरी जगह चले गए। पुराने घर को कृषि कीटनाशकों, रासायनिक खाद, कीटनाशक स्प्रे, यूरिया, बीज आदि के गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें यहाँ दुर्गंध फैली रहती है। नितिन चोपकर ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इन गोदामों को अन्य स्थानों पर स्थलांतरित किया जाए, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो नितिन ने निवेदन दिया कि वे कलेक्टर कार्यालय में आत्मदाह कर लेंगे। इस जगह पर गुरुवार सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी। नितिन जैसे ही कलेक्टर कार्यालय परिसर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।
उसके पास से पेट्रोल भी जब्त किया गया है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील में किसानों ने रबी सीजन की बुआई शुरू कर दी है। किसान खेतों में बुआई करते नजर आ रहे हैं। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के वायगांव में रबी सीजन की बुआई जोरों पर है। सोयाबीन की कटाई चल रही है और किसान रबी सीजन की तैयारी कर रहे हैं। किसान पर प्राकृतिक और अप्राकृतिक संकट आया, लेकिन किसान फिर से मजबूती से खड़े होने के लिए रबी सीजन की बुआई कर रहा है। कई इलाके में बुआई शुरू हो चुकी है। अमरावती और नागपुर को संतरे के लिए विदर्भ का कैलिफोर्निया कहा जाता है। हालांकि भारी बारिश और फलों के सड़ने से संतरा किसान मायूस हो गए हैं। इन समस्याओं का सामना करते हुए चांदूर बाजार के एक किसान ने संतरे का बाग लगाया है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के सुरडी के एक युवा किसान अनूप गांजरे ने 19 एकड़ में 2900 संतरे के पेड़ लगाए हैं। संतरे के पेड़ के अच्छे फलने से 300 टन संतरे का उत्पादन होगा। अनूप गांजरे ने बताया कि उचित योजना बनाकर संतरे का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर संतरे के किसान रासायनिक खाद का प्रयोग कम कर जैविक खाद का प्रयोग करे तो मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। याच्यामध्ये मी जवळपास माझ्या जिथं आपण उभा आहे हे क्षेत्र माझं 19 एकराचं क्षेत्र आहे। याच्यामध्ये जवळपास संत्र्याचे माझे 29चे प्लॅन्ट बसलेले आहेत। आज ही बाग जवळपास आपण जिथं उभा आहे ही बाग 6 वर्षाची आहे। बाकी अदर जे प्लॅन्ट आहे माझे हे याचे त्यांचे जास्त आहे। तर तुम्ही जो साहेब प्रश्न केला मला की बा आज आपल्या एरियामध्ये बागा उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, याचं मागचं मुख्य कारण म्हणजे आपल्या इकडचा विदर्भातला शेतकरी किंवा आपल्या अमरावती जिल्ह्यातला शेतकरी, चांदूर बाजार तालुक्यातला शेतकरी हा संत्र्याकडे लक्ष देऊन नाही राहिला बरोबर व्यवस्थित। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या जमिनीतला जो पीएच आहे हा पीएच खूप वाढलेला आहे। आपल्या शेतकऱ्यांचं जमिनीवरच्या पीएचकडे लक्ष नाही आहे। सातत्याने रासायनिकचा वापर करत आहे। माझं असं म्हणणं शेतकऱ्यांना थोडं रासायनिकचा वापर करून बघा ना। पीएच मेंटेन जो आहे हा पीएच मेंटेन कंट्रोलमध्ये आला पाहिजे। जमिनीची सुपीकता वाढली पाहिजे। जमिनीची सुपीकता वाढली, झाडाचा ऑटोमॅटिकली स्टोरेज जो असते झाडाचं हे जे असते सेंद्रिय कर्ब हा ऑटोमॅटिकली हा तुमच्या जमिनीची सुपीकता वाढल्यानंतर हा त्याचा मेंटेन होते आणि त्याचं तुम्हाला रूपांतर चांगल्या म्हणजे तुमच्या जे बागामध्ये तुमच्या अनेक प्रकारच्या रोगराई येतात। डायबॅक झाला, डिप्लोडिया झाला, फायटोप्थोरा झाला, अशा प्रकारच्या विविध बिमारींना तुम्हाला आळा बसण्यास खूप मदत होते। आणि तुम्हाला जर नाही समजलं तर तुम्ही चांगल्या शेतकऱ्यांचं म्हणजे एक तर शेतकऱ्यांचं मार्गदर्शन घेण्यात मग शेतकरी जे आहे आपले शेतकरी मार्गदर्शक जे आहे त्यांचं पण मार्गदर्शन तुम्ही घेऊ शकता। विपुलभाऊ चौधरींचं जे आहे, विपुलभाऊ चौधरींनी पण मला या बागेमध्ये खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं। अमितभाऊ राजस आहे त्यांचं पण मार्गदर्शन मला या बागेत मिळालं। अशा लोकांचे तुम्ही मार्गदर्शन घ्या। आज आपण सुरळी येथील अनूप गांजरे यांच्या प्लॉटवरती आज आपण प्रत्यक्ष आलेलो आहोत। या बागेमध्ये 2900 प्लॅन्ट आहे, 2900 झाडांची संख्या आहे आणि 2900 झाडांमध्ये एक बोर आणि एका बोरवर 19 एकरांचं पाण्याचं नियोजन केलेलं आहे। 16 mm ची सिंगल नळी टाकलेली आहे आणि त्या एका बोरवरती ही बाग आम्ही चांगल्या प्रकारे डेव्हलप केलेली आहे। 12 वर्षांचे झाड आहे। अशा प्रकारे 2 यामध्ये पाटे आणि अशी पूर्ण झाडांची संख्या 2900 आहे। अनुभव हे दरवर्षी वर्षातून 2 वेळेस झाडाला निंबोळी देतात। प्रति झाड 1 किलोपर्यंत आधी देतो, आता 2 किलोपर्यंत झाडाला निंबोळी देतो आणि वर्षातून 2 वेळेस झाडाला निंबोळी देतो। आणि त्यांचं सर्वात महत्त्वाचं एक ध्येय आहे की झाडावर जर अथुनात पत्ती असेल, झाडही डेव्हलप राहते, झाड तेवढ्या प्रमाणात रोगालाही बळी पडत नाही आणि फळही खूप क्वालिटीचं राहते। आज या बागेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारचं क्वालिटीचं मटेरियल संतर आम्ही डेव्हलप केलेला आहे। आणि या आमचं सर्वात महत्त्वाचं एकच लक्ष होतं की झाडावर आपल्याला अथुनात मालाची गरज नाही। झाडावर माल जरी कमी असला, माल फक्त क्वालिटीचा पाहिजे। व्यापाऱ्याची बागेमधून जाण्याची इच्छाच नसली पाहिजे। माल जर तुमचा आजही चांगल्या क्वालिटीचा जर असेल तर तुमच्या आजही मालाला चांगले रेट आहे। आज या चांदूर बाजार जर विचार करतो, चांदूर बाजार तालुक्यामधून सर्वात उत्कृष्ट बाग ही अनूप गांजरेंची आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे मॅनेजमेंट केलं। 2900 झाडामध्ये एक सुद्धा खांडणी नाही आणि पाण्याचा वर खूप चांगला आम्ही भर दिला। कमीत कमी पाण्यावर आपण चांगल्यात चांगलं नियोजन करू शकतो। अति पाण्यामुळे बागा खराब होऊन राहिल्या। आपल्याला कमीत कमी पाणी देऊन
बागेचं आपण नियोजन करू शकतो आणि तशा पद्धतीनं अनुप गांजरे यांनी ही बाग चांगल्या प्रकारे डेव्हलप केली. अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील के जामुन नाला और सलोना में श्री गाड़गे महाराज संस्थान नागरवाड़ी, श्री गाड़गे महाराज गोरक्षण संस्था मूर्तिजापुर और श्री गाड़गे बाबा समाधि स्थल अमरावती द्वारा संयुक्त रूप से एक धर्मार्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जामुन नाला में बापू साहिब देशमुख व ग्रामीणों ने हरिनाम के जप से पुष्प वर्षा कर हर साल की तरह इस साल भी झुंझुनवाला परिवारों ने अपने गरीब आदिवासी भाइयों के साथ अनोखी दिवाली मनाई. इस अवसर पर मुंबई से सीता देवी संतोष कुमार जी झुंझुनवाला, संजय भैया झुंझुनवाला ने बच्चों को पटाखे, महिलाओं को सुंदर साड़ियां, वृद्ध माता पिता को कंबल, लड़के लड़कियों को सुंदर नए कपड़े, चॉकलेट, बिस्किट आदि वितरित किए. इस दौरान संस्था के प्रधान बाबू साहिब देशमुख ने श्री गाड़गे बाबा के सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के महत्व और व्यसन से मुक्ति का संदेश दिया. इस मौके पर सीता देवी संतोष कुमार जी झुंझुनवाला व संजय भैया झुंझुनवाला, कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के निजी सहायक मयूर चौहान, मुंबई से आए कैंसर रोगी सेवक प्रशांत भाऊ देशमुख मौजूद रहे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती.